वेलकम स्टूडेंट्स इन आर लॉकडाउन क्लासेस। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप? होपफुल हूँ कि आप सभी अच्छी प्रकार से होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लॉकडाउन है, इसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे और जो भी आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके नोट डाउन कर रहे होंगे, उसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स बना रहे होंगे और उसको साथ के साथ लर्न भी कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर में। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था, ये है हमारा लेसन फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। दिस इज़ द सेकेंड लेसन ऑफ क्लास 10th सिविक्स का ये सेकेंड लेसन है क्लास 10th का और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं एंड होपफुल है कि ये हमारी इस एक्सप्लेनेशन की ये लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें कि आपका ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं कि फेडरलिज्म हमने शुरुआत करी थी इसके मीनिंग से कि फेडरलिज्म क्या है। इसका ओवरव्यू पढ़ा था हमने, फेडरलिज्म क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा था और किस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरह से डिवीज़न ऑफ पावर हुआ था और फेडरलिज्म का मीनिंग जाना था हमने कि वो सिस्टम होता है जहां पावर डिवाइड होती है बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, कि जिसमें एक से ज़्यादा लेवल्स होते हैं, 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं अपने, जिसमें कि पावर्स का डिवीज़न होता है। इसके साथ साथ हमने ये आपको रेड कलर से शो हो रहे हैं वो कंट्रीज जो कि फेडरलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद देखा था हमने कि फेडरलिज्म के क्या की फीचर्स होते हैं कि जिनको देख करके हमें पता चल जाता है कि वहाँ फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है या नहीं। कुछ कंट्रीज़ हमने देखी थी, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स देखे थे कुछ कंडीशंस के बारे में। ये अभी हमने कुछ कन्वर्सेशन देखा था कि किस तरीके से लोग अपने यहाँ पे फेडरलिज्म लाना चाहते हैं या नहीं। इसमें हमने नेपाल का एक एग्जांपल लिया था और ये देखा था हमने कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, भारत के अंदर ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण हम भारत को एक फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। इसमें हमने कुछ वर्क्स का डिवीज़न देखा था, जो कि हमारे वर्क्स थे उसको हमने डिवाइड कर रखा था वेरियस लिस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट थी हमारी यूनियन लिस्ट, दिस इज़ द लिस्ट हैज़ इंक्लूड द वर्क ऑफ रिलेटेड टू यूनियन मीन्स सेंट्रल, कि सेंट्रल अथॉरिटी या सेंट्रल पार्ट जो है हमारा केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से काम करती है। नेक्स्ट स्टेट लेवल के हमारे वर्क्स आते हैं कि स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो कौन कौन से काम करती है। इसके बाद हमने देखा था कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस पर काम करते हैं। कुछ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था जिसमें क्या जो काम होते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद को सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क, तो वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ। तो इस पर काम करने का अधिकार वैसे दोनों को ही होता है, लेकिन अगर दोनों के विचारों में कोई डिस्प्यूट होता है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अपने सुझाव देती है वही स्टेट गवर्नमेंट्स को मानने पड़ते हैं। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल देखा, कुछ मतलब एक नहीं 3 एग्जाम्पल देखे कि अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस के, कि अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर किस टाइप से उसको गवर्नमेंट टैकल करती है उस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हमने देखा ये मैप आपको दिखाया गया इंडिया इन 1947 में इंडिया का मैप दिखाया गया, जिसमें कोई भी क्लियरलीफाई नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से कि कितनी स्टेट्स हैं इंडिया में, उनकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक हैं। तो इसमें अभी स्टेट्स हमारी नहीं बनी थी। इसके बाद एक हमने पढ़ा हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, भारत में फेडरलिज्म कैसे आया, और जब भारत में फेडरलिज्म फॉलो करा जाने लगा तो कुछ स्टेट की स्थिति ऐसी आ गई थी, इंडिया के अंदर स्टेट्स के नाम भी डिसाइड हो गए थे और उनकी बाउंड्रीज़ भी डिसाइड हो गई थी। अब ये स्टेट्स जो बनी, इसका स्टेट्स का बनने का आधार कुछ था लैंग्वेज पॉलिसी, कि किस तरीके से भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। कुछ सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं उनके आधार पर भी भारत के अंदर फेडरलिज्म फॉलो करा जा रहा है। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट नया इसमें हमने देखा कि 1990 के बाद से भारत के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई थी। मीन्स कि वो गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़, जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ या एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में इकट्ठे होकर के कोई सरकार बनाती हैं, उस स्थिति में जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिलती है अपनी सरकार बनाने के लिए,
तो दो से ज़्यादा पार्टीज़ इकट्ठे होकर जो अपनी सरकार बनाती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, तो इस प्रकार से बनी हुई गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये 1990 के बाद में कोलिशन गवर्नमेंट एक नई प्रकार की गवर्नमेंट सरकार के सामने आई। आज का हमारा जो पार्ट है वो हम पढ़ने आ रहे हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कि भारत में किस प्रकार के भाषा के तौर पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि भारत के अंदर कितनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें कि हमारी 22 लैंग्वेजेस जो हैं उनको हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भाषाओं के तौर पर मान रखा है, जो कि हमारी संविधान के द्वारा आधारित भाषाएं हैं जो अनुसूचित सूची में शामिल होती हैं। अब इसमें हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया, कितनी लैंग्वेजेस हैं? द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट इट्स। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम उनको गिनते हैं। जैसे कि द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव इज फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011. दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस वी पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग्स। अगर हम एक सर्वे के आधार पर, जो कि हमारा 2011 में हुआ था, उसके आधार पर अगर देखते हैं तो भारत में लोगों ने 1300 ऐसी भाषाएं बताई जिसको कि वो अपनी मदर टंग मानते हैं। तो 1300 भाषाओं को उन्होंने नाम गिनाए कि इसके को अपनी मदर टंग मानते हैं। दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी and many others were grouped together under Hindi. Even after this grouping, the census found 121 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution and are therefore called scheduled languages. Other are called non-scheduled languages. In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. कि हमने जब ये सर्वे देखा तो उसके अंदर हमने जाना कि भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और कई सारी ऐसी भाषाओं को मिलाकर के हिंदी को, ये सारी एक ग्रुप के अंदर रखी गई, हिंदी के ग्रुप के अंदर। और इसके बाद हमारे पास बचती हैं द सेंसस फाउंडेड 121 मेजर लैंग्वेजेस, कि 121 मेजर लैंग्वेजेस मानी गई। और इसके बाद 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडिंग द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर देयरफॉर कॉल्ड शेड्यूल्ड लैंग्वेज। कि शेड्यूल्ड लैंग्वेज भारत के अंदर 12 भाषाओं को भारत की सूची में 8वीं सूची में शामिल किया गया। अदर्स आर कॉल्ड नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, इंडिया इज़ परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। और इतनी सारी भाषाओं के साथ भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसके अंदर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लुक एट द इनक्लोज टेबल, मेक इट क्लियर दैट नो वन लैंग्वेज इज़ द मदर टंग ऑफ द majority of our population. The largest language, Hindi, is the mother tongue of only about 44% Indians. If we add to that all those who knew Hindi as their second or third language, the total number was still less than 50% in 2011. अगर आप जो ये आपके साथ में एक टेबल दी हुई है, अगर आप इस टेबल को देखते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको कि सभी लोग अपनी मातृभाषा एक रूप से मानते हों। अगर हम जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है उसको भी देखें तो लगभग वो 44% लोगों की, भारतीयों की बोली जाने वाली मदर टंग है, मातृभाषा है। और उसके साथ में अगर हम कुछ जो बड़ी लैंग्वेजेस जो बोलते हैं उनको भी अगर हम जोड़ दें तो वो भी 50% से कम ही रहेगा। तो जो ये हमारी गणना है 2011 के अकॉर्डिंग, एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग, अनदर 11% न्यू इट एज द सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज। और इसके साथ में अगर इंग्लिश को भी देखें तो वो भी केवल 0.02% लोग जो हैं, इंडियंस जो हैं, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और 11% वो लोग ऐसे हैं जिनकी की सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है। ओके, चलिए एक इसमें और एग्जाम्पल देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम एन आर्टिकल बाय नोटेड historian रामचंद्र गुहा that appeared in the Times of India on November 1st, 2006. एक हम ये आर्टिकल देखते हैं जो कि रामचंद्र गुहा ने लिखा था 1 नवंबर 2006 में।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर रामचंद्र गुहा जो एक हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था 1 नवंबर 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया में। इनके अकॉर्डिंग द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग वॉज इम्प्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 ईयर्स एगो ऑन नवंबर 1 1956 में बनी थी ये, जो कि लगभग 50 साल पहले की थी, जो 1 नवंबर 1956 में बनी थी। दिस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन। ये वो समय था जिसके अंदर भारत में कुछ पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस चल रहे थे। गांधी एंड अदर लीडर्स प्रॉमिस देयर फॉलोअर्स दैट व्हेन फ्रीडम केम द न्यू नेशन वुड बी बेस्ड ऑन अ न्यू सेट ऑफ प्रोविनेंसेस दीज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि जब नया संविधान बनेगा, जब नया भारत आज़ाद हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम नए राज्यों की संगठन करेंगे या उनकी रचना करेंगे, और नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा। However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो अपने आप ही आपस में उसका पार्टीशन हो गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। Partition was the consequences of a primordial attachment of one's faith. How many more partition would that other primordial loyalty language lead to? So run the thinking of Nehru, Patel and Raja जी। पार्टीशन क्योंकि हो ही चुका था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था। अब ये जानने वाली बात ये थी कि सोचने वाली बात कि और कितने पार्टीशन होने बाकी होंगे, जो कि नेहरू, पटेल और राजा जी को परेशान कर रही थी ऐसी बातें कि एक तो इंडिया का पार्टीशन हो ही चुका था, और अब कितने पार्टीशन होंगे जो कि भाषा के आधार पर होंगे, जैसे कि बोला गया था कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन होगा, तो ऐसे कितने और पार्टीशन होंगे। तो ये हमारे जो नेता लोग थे, जो हमारे राजनीतिक लोग थे, नेहरू जी और पटेल जी, राजा जी, इन लोगों को ये विचार परेशान कर रहे थे। फार फ्रॉम अंडरमाइनिंग इंडियन यूनिटी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव हेल्प्ड स्ट्रेंथ इट। It has proved to be perfectly consistent of to be Kannadiga and Indian, Bengali and Indian, Tamil and Indian, Gujarati and Indian. To be sure, these states based on language sometimes quarrel with one another. लेकिन जब भारत के अंदर राज्यों की गठन हुआ, राज्यों का निर्माण हुआ, तो भाषा के आधार पर तो हुआ, लेकिन इससे भारत का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की यूनिटी, भारत की एकता और ज़्यादा मजबूत हो गई। क्योंकि हम लोग अपने आप को, अगर कोई कन्नडियन है, कोई कन्नड़ लैंग्वेज भी बोलता है, तो वो भी अपने आप को बोलता है कि वो कन्नडियन नहीं है, वो कन्नेडियन भी तो है, लेकिन वो कन्नेडियन होने के साथ साथ वो इंडियन भी है। बंगाली है लेकिन बंगाली के साथ इंडियन है, तमिल है लेकिन इंडियन है, गुजराती और इंडियन वो दोनों ही हैं। अगर सपोज़ करें कि हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, किसी अदर कंट्री में कोई जॉब करने के लिए आता है, तो उनसे वो क्या कहता है कि आप हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, तमिल हो, बंगाली हो, या पूछता है कि आर यू इंडियन। श्योर है कि वो पूछता है कि आर यू इंडियन, और हम बताते भी हैं कि हाँ आई एम इंडियन, हम ये करके बोलते हैं। टू बी श्योर दीज स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज समटाइम्स क्वेरल विद अदर। और अगर ऐसा होता भी है, ये स्टेट्स जो हैं लैंग्वेज के आधार पर बनी हुई हैं, तो उनमें कभी कभी झगड़े इनमें हो जाते, क्वेरल विद अदर, उसमें झगड़े हो सकते थे। वाइल दीज डिस्प्यूट्स आर नॉट प्रिटी, दे कुड इन फैक्ट हैव बीन फार वर्स। ये डिस्प्यूट्स जो हैं छोटे नहीं होते, अगर उनको ऐसे करते, ये भी उनके परिणाम भी बहुत ज़्यादा हो दूर तक उनके परिणाम बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले भी हो सकते थे। इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज़ फॉलोड इंडिया टू एस्केप वट माइट हैव बीन वॉर्स फेट स्टिल इफ़ द सेंटिमेंट्स ऑफ द नेटिव स्पीकर्स ऑफ तेलुगु, मराठी एट ऑल had been disgraded, what we might have here was one language, 14 or 15 nations। अगर लिंग्विस्टिक स्टेट जब हमारे यहाँ बन रही थी और भारत में ऐसे ही उनकी विचारों को, उनकी भावनाओं को नहीं सोचा जाता, उनके बारे में कोई बात नहीं मानी जाती, तो भारत के अंदर भी भाषा को लेकर के कोई ना कोई परेशानियाँ उत्पन्न होती रहती। तो अभी जो हम बोलते हैं कि जो कोई बंगाली है तो अपने आप को इंडियन भी बोलता है, तमिल है तो भी अपने आप को इंडियन बोलता है, लेकिन अगर उनकी भाषाओं को इस तरीके से नहीं देखा जाता, उनको उनके भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता, उनके भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाता, तो हमारे एक देश की एकता को खतरा हो जाता। और सभी लोग जो भी स्पीकर्स हैं, तेलुगु हैं, मराठी हैं, इन सभी को लेकर के इन सभी के बीच में लड़ाई झगड़े होते, और परिणाम ये निकलता कि वन लैंग्वेज 14 और 15 नेशंस। भारत के अंदर लैंग्वेज तो एक होती, लेकिन भारत के अंदर
14 और 15 नेशंस बन जाते। चलिए अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक आता है इस लेसन का। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि हमने 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा अभी तक, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने आ रहे हैं 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि है हमारा लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वी नोटेड अबाउट द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं, 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री। हमने बहुत समय तक 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी। भारत जो कि इतना बड़ा देश है, इसमें स्टेट्स भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। कुछ स्टेट्स तो इतनी बड़ी हैं, जैसे कि उसका एग्जांपल अगर हम लें, जो कि यूरोप की कंट्रीज से बड़ी हैं। जैसे कि पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश रशिया से बड़ा है। रशिया बेशक साइज़ में बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की रशिया से भी ज़्यादा है। महाराष्ट्र इज़ अबाउट एज बिग एज जर्मनी, जर्मनी से बड़ा है। मैनी ऑफ स्टेट्स और दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और ये स्टेट्स जो हैं, इनके अंदर भी अपनी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। देयर इज़ दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग। तो इसलिए पावर शेयरिंग की यहाँ पर एक आवश्यकता पड़ी विद इन दीज स्टेट्स में। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर आइडिया, अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल पावर शेयरिंग में भारत को जरूरत पड़ेगी 3rd टायर की भी। 3rd टायर में स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये 3rd टायर बनाना था। तीसरी स्तर की राज्य सरकार का तीसरा स्तर। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसके अंदर क्या करना था कि जो पावर था उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना था, कि पावर जो है अब थोड़ी सी स्टेट से जो नेक्स्ट लेवल आना था गवर्नमेंट का, उसमें थोड़ी डिवाइड कर दी जाए। दस रिजल्टेड ए 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से सरकार का तीसरा स्तर बना, जिसको हम बोलते हैं 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट, और इसको बोलते हैं हम स्थानीय सरकारें या लोकल गवर्नमेंट। व्हेन पावर इज टेकन अवे, इसमें आप ये नोट कर लीजिए कि 3rd टायर गवर्नमेंट क्या है या डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहलाता है ये। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। कि बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जो कि लोकल स्तर पर ही उनको निपटारा किया जा सकता है। तो इसीलिए 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ी। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। लोगों को ज़्यादा नॉलेज रहती है अपनी लोकेलिटीज़ के बारे में, अपनी परेशानियों को वहीं सॉल्व कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफेंशली। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि उनके क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है और कहाँ पर पैसा लगाने की ज़रूरत है। Beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। इसके साथ साथ लोग भी, जो साधारण लोग होते हैं, वो भी इस प्रक्रिया में आसानी से भाग ले सकते हैं। दिस हैव टू इंक्लूड ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और ये उनके अंदर एक लोकतांत्रिक उपस्थिति को दर्शाने वाली प्रक्रिया है कि वो लोग भी एक सरकार के चुनाव में अपना योगदान दे सकते हैं। Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government। लोकल गवर्नमेंट एक नीति पर आधारित है डेमोक्रेसी की, जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी ज़रूरत थी हमारे संविधान के अंदर, इसलिए बनाया गया। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटैम्प्ट्स ऑफ टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। विलेज और टाउन्स में इसको डिसेंट्रलाइज हमारे संविधान में शुरुआत से ज़रूरत थी इसमें। तो हम ये जानते हैं कि कुछ पावर जो थी विलेज और टाउन्स को मिली हुई थी इन सरकारों को। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपलिटीज़ इन अर्बन एरियाज वेयर वर सेट अप इन ऑल स्टेट्स, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स।
पावर्स तो मिली हुई थी विलेजेस को में, पंचायतों को, म्यूनसिपलिटीज़ में को, शहरों में, लेकिन ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, कि इसमें पहले जो इलेक्शंस हुआ करते थे वो रेगुलर नहीं हुआ करते थे। मीन्स कि पावर्स तो मिली हुई थी शुरुआत में, लेकिन थर्ड टायर के रूप में इनको पहचान नहीं मिली हुई थी। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्स ऑफ देयर ओन, उनके पास अपने कोई रिसोर्स नहीं थे कि अपनी कमाई उनकी कैसे हो सकती है, उनकी इनकम कैसे हो सकती है। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स, तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन जो था वो लेकिन बहुत कम था, कोई इनका प्रभाव नहीं था। अ मेजर स्टेप टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। 1992 में इस प्रक्रिया में एक बड़ा स्टेप कदम उठाया गया कि वो ये था कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, कि संविधान में बदलाव हुआ 1992 में, और थर्ड टायर जो बना डेमोक्रेसी का, मीन्स की जो लोकल गवर्नमेंट बनी उसको भी और ज़्यादा थोड़ा सा पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब जैसे कि पहले इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे लोकल गवर्नमेंट के लिए, कि म्यूनसिपलिटीज़ के और पंचायतों के इलेक्शन नहीं होते थे, लेकिन अब उनके इलेक्शन भी रेगुलर होने लगे। स्टेट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। सीट्स रिजर्व होने लगी इलेक्टेड बॉडीज़ के लिए, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस से लोग आते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन होने लगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए 1/3 पोजीशन रिजर्व हो गई। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस, कि एक अपना इलेक्शन कमीशन इसके लिए बना दिया गया, जिसके आधार पर पंचायतों में और म्यूनसिपलिटीज़ में इलेक्शंस होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. Participate जो इसमें था, स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि वो अपनी पावर्स और कुछ जो रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ के सिस्टम्स हैं, उनको वो लोकल गवर्नमेंट के साथ में शेयर करे। और इसका इस तरीके से द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और जो भी पावर का या रेवेन्यूज़ का जो शेयर करने का जो तरीका है वो हर स्टेट में डिफरेंट है, कि अगर स्मॉल स्टेट है तो वो किस हिसाब से शेयर करेगी अपनी पावर्स और रेवेन्यू, और बिग स्टेट किस हिसाब से शेयर करेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। गाँवों की जो सरकारें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको हम पंचायती राज बोलते हैं। ईच विलेज और ए ग्रुप और विलेज इस इन सम स्टेट हैज़ ए ग्राम पंचायत। कुछ विलेजेस या कुछ जो सम स्टेट्स की कुछ विलेजेस आपस में इकट्ठे होकर के ग्रुप बना लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। दिस इज़ ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड ए प्रेसिडेंट और सरपंच। इसमें क्या होता है, काउंसिल होती है इसकी, जिसके अंदर कुछ वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पंच, और एक प्रेसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं हम सरपंच। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड, और उस वार्ड के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इनको इलेक्ट करते हैं। इसके साथ विलेजेस के अंदर ये सब काम विलेजेस में होता है। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज, और ये वह संस्था होती है जो पूरे विलेज के लिए एक नीतियाँ तैयार करती है, नीतियों का प्रारूप तैयार करती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। पंचायत जो भी काम करती है उसकी देखभाली करने का काम ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा सारा देखती है कि पंचायत सही से काम कर रही है या नहीं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। जिस ग्राम सभा के जितने भी वोटर्स होते हैं गांव के, वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। इसके साथ साथ जो इसकी मीटिंग्स होती हैं ग्राम पंचायत की, वो साल में कम से कम 2 से 3 बार जरूर होती हैं, जिससे कि वो ग्राम पंचायत अपना पूरा साल का बजट तैयार करती है और ये देखती है कि पूरा सही से काम चल रहा है या नहीं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज़ यूजली कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायतें आपस में इकट्ठे होकर पंचायत समिति बनाती हैं, जिनको कि हम ब्लॉक या मंडल कहते हैं। द मेंबर ऑफ दिस
रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। इसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़, मतलब जो भी लोग होते हैं वो सभी इसके मेंबर्स होते हैं जो चुन करके आते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। जितने भी पंचायत समिति और मंडल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो आपस में इकट्ठे होकर बनाते हैं जिला परिषद या जिला या डिस्ट्रिक्ट। मोस्ट मेंबर्स और जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज़्यादातर मेंबर जो होते हैं जिला परिषद के वो ज़्यादातर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के एमएलएज उस डिस्ट्रिक्ट के और सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडीज़ के, वो इसके मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक नेता होता है। सिमिलरली इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं एग्जिट इन फॉर अर्बन एरियाज़ एज वेल, जो कि शहरों में काम करती हैं। म्यूनसिपलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स। बिग सिटीज़ आर कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। टाउन्स छोटे शहरों में, जैसे कि हम खुर्जा की अगर बात करें, छोटा शहर है ये, तो इसके अंदर आपकी म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं। और बड़े शहर जैसे कि हम बोलते हैं कि दिल्ली है, मुंबई है, जो बड़े शहर होते हैं तो उनके अंदर आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस काम करती हैं। बोथ म्यूनसिपलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। दोनों ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या म्यूनसिपलिटीज़ हो, दोनों ही इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं जो लोग उनको चुनते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपलिटी। म्यूनसिपल का चेयरपर्सन जो होता है, जो यहाँ का चेयरमैन होता है, आपने भी देखा होगा कि जो चेयरमैन होता है किसी टाउन का वो एक पॉलिटिकल हेड होता है। इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज़ कॉल्ड द मेयर। म्यूनसिपलिटी का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो ऑफिसर होता है उसको हम बोलते हैं मेयर। तो इस तरह से आपने देखा दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ डेमोक्रेसी के अंदर, कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो भी कहीं पर भी चलता है वर्ल्ड में, कहीं पर भी इसको यूज़ करते हैं सिस्टम को। देयर आर नाउ अबाउट 36 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ ETC। भारत के अंदर लगभग अब जो हैं 36 lakhs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि सारे पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के चुने हुए लोग होते हैं ऑल ओवर द कंट्री के अंदर। और ये संख्या इतनी बड़ी है कि जितनी यूरोप के कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं, यूरोप के नहीं, कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के बराबर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो होता है लोकल गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ बनी हुई है, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा फॉलो करने के लिए, आगे बढ़ाने का एक तरीका है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़। इस तरीके से जो लोकल सरकार है, लोकल गवर्नमेंट है, इसने औरतों के भी जो वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन है उसको भी आगे बढ़ाया। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़। इसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। वाई इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इसेंशली ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। इलेक्शंस तो अच्छे होते हैं, हर साल रेगुलर होते हैं, मीन्स कि जैसे रेगुलर उनके इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, लेकिन ग्राम सभा की जो कि मीटिंग्स होती हैं वो इसमें नहीं होती हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट्स। कुछ स्टेट्स या कुछ ज़्यादा स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने कि लोकल गवर्नमेंट को इतनी पावर्स नहीं दे रखी जितनी कि उनको मिलनी चाहिए। नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, ना ही उनको इतने रेवेन्यू रिसोर्सेज दे रखे हैं जिससे कि अपनी मर्जी से काम कर सकें। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और अभी भी हम सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडल है, जो कि उसका आदर्श है, जो कि उसके तरीके हैं, उसको फॉलो करने में हम अभी भी बहुत दूर हैं। तो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ योर चैप्टर लास्ट। यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है, एक्सप्लेनेशन वर्क यहाँ पूरा आपका फिनिश हो जाता है। होपफुल हूँ कि आपको ये सारा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी आपको अगर परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लेकर के कोई भी आपको प्रॉब्लम हो,
कोई आपको टॉपिक समझ में ना आया हो अच्छी तरह से, तो आप मुझको उसके बारे में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में, अपने कमेंट दे सकते हैं, अपने आइडियाज़ मुझे दे सकते हैं। जो भी अच्छा होगा मैं बेटर से बेटर इसमें करने की कोशिश करूँगी। होपफुल हूँ कि जितना मुझसे बन पड़ता है उतनी आपकी हेल्प करके इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल करें, आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें टाइम टू टाइम, और जिससे कि आपका 10th क्लास का रिज़ल्ट अच्छा हो। अच्छा लेसन है ये फेडरलिज्म, इसकी ये लिस्ट के जो वर्क हैं ये अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। आपको बार बार कह रही हूँ, फेडरलिज्म में से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपका आता है आपके एनुअल एग्ज़ाम में, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन, इनके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फीचर्स याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फेडरलिज्म वही होता है जहाँ पर कि सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं जिसके अंदर सरकार काम करती है। तो अच्छी तरीके से इस लेसन को पढ़िएगा, अपनी कॉपी में नोट्स बना करके रख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड गुड बाय।